रोंटन। हेलो एवरीवन, एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो। ओके सर। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरे। एक्सरेज को हम डिस्कस कर रहे थे और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था डायफ्रैक्शन फिनोमिना जो होता है ब्रैग्स लॉ से। एक्सरे यूज की जाती है क्रिस्टल में डायफ्रैक्शन को जानने के लिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानने के लिए एक्सरे का यूज किया जाता है। और फिर उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जो ब्रैग्स लॉ है या ब्रैग्स इक्वेशन है वो क्या होती है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने लोगों ने देखे थे। मैंने कहा था कि आज हम एक्सरेज को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैंने आपको ये भी कहा था कि एक्सरेज मेनली पार्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स का, है ना, क्योंकि हम यहाँ पर भी एक्सरेज पढ़ते हैं तो दोनों को एक जगह ही हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरेज का आगे का जो पार्ट है। एक्सरेज जो है उसको सबसे पहले डिस्कवर जिन्होंने किया था, जिस साइंटिस्ट ने किया था, उनका नाम था रॉन्स्टेन, है ना। तो एक्सरेज वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट बाय रॉन्स्टेन ना, बाय रॉन्स्टेन TEGEN। ठीक है, इसलिए एक्सरेज को हम रॉन्स्टेन रेज भी कहते हैं। दैट्स वाई एक्सरेज आर ऑल्सो कॉल्ड रॉन्स्टेन रे, स्पेलिंग RONTGEN। हाँ, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, RONTGEN, रॉन्जन रे। तो एक्सरेज, कई बार एक्सरेज नहीं लिखा आएगा, उसकी जगह लिखा आएगा रॉन्जन रेज। तो एक्सरेज को डिस्कवर किया था रॉन्जन ने, इसलिए इनको रॉन्जन रेज भी कहा जाता है। रॉन्जन ने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है उसको 10⁻⁻³ mm ऑफ Hg तक मेंटेन करके और वोल्टेज अप्लाई की थी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 25 किलो वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और प्रेशर मेंटेन किया 10⁻³ mm ऑफ Hg। और उसके बाद जो वो डिस्चार्ज ट्यूब है उससे एक अननोन रेडिएशन हुआ, उस अननोन रेडिएशन को नाम दिया गया एक्सरेज। ठीक है, तो रॉन्जन ने क्या किया, रॉन्जन डिस्कवर्ड when pressure inside a discharge tube inside a discharge tube is maintained up to 10⁻³ mm of Hg and potential difference of 25 kilovolt, then an unknown radiation is emitted known as X-rays। क्वेश्चन ये बनेगा, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि किसने डिस्कवर किया, तो किसने डिस्कवर किया, रॉन्जन ने। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि जो रॉन्जन ने जो डिस्कवरी की उसमें उसने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर कितना मेंटेन किया,
कितना मेंटेन किया, ये किया। उसने पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन किया, ये पोटेंशियल डिफरेंस उसने मेंटेन किया। अब जो एक्सरेज है उसके प्रोडक्शन के लिए मेनली हमें तीन चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए हमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जहाँ जिस सोर्स से जनरेट होगा वो। दूसरा हमें चाहिएगा कि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कैसे किया जाए, है ना, अरेंजमेंट टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। और तीसरा हमें चाहिएगा एक टारगेट जो सूटेबल मटेरियल का, जिसके ऊपर सूटेबल मटेरियल का जिसका एटॉमिक वेट हाई हो और जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका हाई हो, ताकि उसके ऊपर एक हाई स्पीड और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कॉलिजन टक्कर कराई जा सके। तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज मेनली थ्री जो थिंग्स आर रिक्वायर्ड। तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, for production of x-rays, प्रोडक्शन ऑफ x-rays, सबसे पहले क्या चाहिए, एक चाहिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या चाहिए, अरेंजमेंट टू एक्सेलरेट दीज इलेक्ट्रॉन्स, अरेंजमेंट टू एक्सेलरेट, अरेंजमेंट टू एक्सेलरेट दीज इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा क्या चाहिए, अ सूटेबल हाई, अ सूटेबल टारगेट मटेरियल, अ सूटेबल टारगेट मटेरियल, टारगेट मटेरियल ऑफ हाई एटॉमिक वेट, हाई एटॉमिक वेट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, so a high speed electron can hit, high speed electron can hit it, इसको एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हिट कर सके। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि एक्सरेज के प्रोडक्शन के लिए मेनली तीन कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो एक्सरेज के प्रोडक्शन के लिए, एक्सरेज के प्रोडक्शन के लिए आपको ये तीन चीजें यहां पर चाहिए। पहला चाहिए आपको एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, दूसरा आपको चाहिए एक अरेंजमेंट आपको चाहिए जो इनको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर सके, और तीसरा एक सूटेबल टारगेट मटेरियल जिसका एटॉमिक वेट हाई हो, मेल्टिंग पॉइंट हाई हो सो दैट कि हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर सके, हिट कर सके। अब नॉर्मली जो ट्यूब यूज ली जाती है जिसके अंदर एक्सरेज का प्रोडक्शन किया जाता है उसे कहते हैं कुलीज एक्सरेज ट्यूब, है ना, उसको हम कहते हैं कुलीज एक्सरेज ट्यूब, उसको हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल तो एक्सरे के प्रोडक्शन के लिए हमें कितनी जो रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास मिनिमम तीन रिक्वायरमेंट होती है। अब जो एक्सरे की पेनेट्रेशन पावर है, पेनेट्रेशन पावर मतलब ये कितना भेद सकती है ना, कितना अंदर तक किसी मटेरियल के जा सकती है, उसको हम कहते हैं पेनेट्रेशन पावर। तो एक्सरेज की पेनेट्रेशन के पावर के बेस पर इसको दो तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक होती है हार्ड एक्सरे और एक होती है सॉफ्ट एक्सरे, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ पेनेट्रेशन पावर, on the basis of penetration power, on the basis of penetration power, penetration power, x-rays are classified as, x-rays are classified as, एक्सरे को क्लासिफाइड किया जाता है दो तरीके से, एक होती है हार्ड एक्सरे और एक होती है सॉफ्ट एक्सरे। एक है हार्ड एक्सरे, हार्ड एक्सरेज, और एक होती है सॉफ्ट एक्सरेज। तो हार्ड एक्सरेज का नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है कि हार्ड एक्सरे का मतलब जिसकी पेनेट्रेशन पावर क्या होगी, हाई होगी, और सॉफ्ट एक्सरे का मतलब है जिसकी पेनेट्रेशन पावर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो हाई पेनेट्रेशन पावर, इसमें क्या होगा, हाई पेनेट्रेशन पावर, एक हो गई हाई पेनेट्रेशन पावर और एक हो गई
कौन सी, लेस पेनिट्रेशन पावर। दूसरा क्या होता है, जो हार्ड एक्सरे होती है उनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है। वेवलेंथ कम होने का मतलब है फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होना। और जो सॉफ्ट एक्सरेज होती है उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब है उनकी फ्रिक्वेंसी कम होना। तो लेसर वेवलेंथ, लेसर वेवलेंथ, लेसर वेवलेंथ रेंज, रेंज भी यहां पर दी हुई है, रेंज में मैं लिखवा देता हूं। रेंज है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 4 आर्मस्ट्रॉन्ग, टू 4 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो अगर वेवलेंथ कम है तो इनकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है हाई हो जाएगी। तो हाई फ्रिक्वेंसी ऑर्डर, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई फ्रिक्वेंसी ऑर्डर, हाई फ्रिक्वेंसी ऑर्डर, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ, ऑर्डर ऑफ, फ्रिक्वेंसी का जो ऑर्डर है वो होता है 10 पावर 19 हर्ट्ज, 10 पावर 19 हर्ट्ज। अब यहां पर वेवलेंथ कम है तो यहां पर वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, मोर वेवलेंथ रेंज, मोर वेवलेंथ रेंज। और जो वेवलेंथ की यहां पर रेंज होती है वो होती है 4 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 100 आर्मस्ट्रॉन्ग, 4 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 100 आर्मस्ट्रॉन्ग। और क्योंकि वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो यहां पर फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। तो लेस फ्रिक्वेंसी, लेस फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑर्डर ऑफ, लेस फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितना ऑर्डर है इसका, 10 पावर 16 हर्ट्ज, 10 पावर 16 हर्ट्ज। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रिक्वेंसी कम है, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। कई बार आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि हमने ई की बात की थी, तो ई बराबर होता है एच न्यू और इसको हम लिखते हैं एच सी ओवर लैम्बडा, है ना। कई बार आपको वोल्टेज दे दिया जाएगा ऐसे ई वी, आपको पूछा जाएगा कि लैम्बडा की वैल्यू निकालो। लैम्बडा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एच सी अपॉन ई वी। तो यहां से आप जो लैम्बडा की वैल्यू निकाल के लाओगे, फिर आपसे पूछेंगे कि कौन सी एक्सरे है, हार्ड एक्सरे है कि सॉफ्ट एक्सरे है। तो सॉफ्ट एक्सरे कौन सी होगी, जिसकी जो रेंज है वो 4 आर्मस्ट्रॉन्ग से स्टार्ट होकर 100 आर्मस्ट्रॉन्ग तक जा रही होगी, वो सॉफ्ट एक्सरे होगी। जिसकी रेंज 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग से स्टार्ट होकर 4 आर्मस्ट्रॉन्ग तक जा रही होगी, उसको बोलेंगे हम कौन सी, लेसर, जो हार्ड एक्सरे बोलेंगे। इसी तरह से फ्रिक्वेंसी किस ऑर्डर की है वहां से भी ये पता लगाया जा सकता है कि सॉफ्ट रे होगी या हार्ड एक्सरे होगी। क्लियर है यहां तक, ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। नोट लगा के एक पॉइंट और मैं लिख रहा हूं, उसको याद रखना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, एक्सरेज आर द रिवर्स इफेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे आर द रिवर्स इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे आर द रिवर्स इफेक्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको याद रखना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूछ लिया जाता है कि एक्सरे का रिवर्स इफेक्ट क्या होता है। एक्सरे का रिवर्स इफेक्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या ये पूछ लिया जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स इफेक्ट क्या होता है। तो यहां पर क्या होता है, उसका रिवर्स इफेक्ट एक्सरे होता है। तो एक्सरेज का जो रिवर्स इफेक्ट होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इसको वाइस वर्सा कह लो तो भी सही है। क्लियर है यहां तक। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरे, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरेज। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सरेज,
देखो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होगा, मान लो हमारे पास कोई मेटल है, ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बनी हुई है ना। ये मेटल जो है बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बना हुआ है, ये कोई मेटल है और ये मेटल बहुत सारी लेयर्स से मिलकर बना है, तो ये मल्टीपल लेयर्स है। ये क्या है, मल्टीपल लेयर्स। इसके ऊपर मैंने एक्सरेज गिराई, इसके ऊपर एक्सरेज गिराई, एक्सरे क्या करेंगे, अंदर की तरफ पेनेट्रेट करेंगे, तो ये अंदर की तरफ पेनेट्रेट करेंगे, अंदर पेनेट्रेट कर रही है, ऐसे पेनेट्रेट कर रही है, तो क्या होगा, एक्सरेज जो है वो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है उनके साथ टकराएगी, यानी कि कॉलिजन होगा। कॉलिजन होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां क्या होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा और एंड तक आते आते, यानी कि खत्म होने से पहले, आगे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी, जैसे 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 आगे बढ़ेगी, तो खत्म होने से पहले, बिफोर एंडिंग ऑफ एक्सरे, देर आर मल्टीपल कॉलिजन्स, बहुत सारी टक्कर होंगी, बहुत सारी टक्कर होंगी, तो बहुत सारी एनर्जी का लॉस होगा। और जो एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, एक्सरे नहीं है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। तो जब ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन टक्कर कर रहा है किसके साथ, किसी मटेरियल के साथ, किसी मेटल के साथ, पहली बार टक्कर हुई जब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ, टक्कर होगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा, तो क्योंकि एटम्स के अंदर बहुत सारे जो है एटम्स है, तो मल्टीपल कॉलिजन होंगे, मल्टीपल कॉलिजन होंगे तो और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, और फाइनली रेस्ट तक आते आते इसकी जो सारी की सारी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो लॉस हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा, उस काइनेटिक एनर्जी के लॉस के कारण कुछ रेडिएशंस यहाँ से प्रोड्यूस होगी। तो प्रोडक्शन ऑफ रेडिएशंस, प्रोडक्शन of radiations due to loss of kinetic energy, due to loss of kinetic energy of high speed electron, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लॉस के कारण यहां पर क्या हो जाएंगे, बहुत जो वो निकलेगी प्रोडक्शन ऑफ रेडिएशन। एंड दीज रेडिएशन जो है, ये जो रेडिएशन है, इन रेडिएशन को हम नाम देंगे एक्सरेज। These radiations are called X-rays. These radiations are called X-rays. अब ये जो X-rays है जो कि निकल रही हैं, इनको हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक होती है कंटिन्यूअस एक्सरे और एक होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द एनर्जी रिलीज्ड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरेज। तो कौन कौन सी एक्सरेज होती हैं, एक होती है कंटिन्यूअस एक्सरे, कंटिन्यूअस NUOUS, कंटिन्यूअस एक्सरेज, और एक होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। क्लियर है यहां तक? क्लियर है भाई यहां तक? देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कंटिन्यूअस एक्सरे की। कंटिन्यूअस एक्सरे, देखो भाई कंटिन्यूअस एक्सरे का मतलब क्या होगा, हमारे पास कोई मैंने एक एटम ले लिया, एटम के स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, ये मैंने कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर ले ली, इसके अंदर मैंने बहुत सारे शेल्स दिखा दिए, तो मैं शेल्स दिखा देता हूं। एक शेल ये हो गया और एक शेल ये हो गया, और बीच में हमने ले लिया है कोई कोर, तो ये कोर है। कोर का मतलब है ये नाभिक है, नाभिक, ये न्यूक्लियस है। तो ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, जो ग्रीन कलर में है इट इज न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। और एज वी नो कि न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन,
तो अगर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस की बात की जाए तो ओवरऑल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। तो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज पॉजिटिव। न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। कौन आ रहा है? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन यहां से चला, ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये है हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन। और इसके पास कौन सा चार्ज है? इसके पास है चार्ज नेगेटिव चार्ज। ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन यहां से चला चला चला, ये चला 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 यहां पहुंच गया। हाई स्पीड में तो ये आगे भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि हिट करता जा रहा है तो इसकी एनर्जी भी लॉस हो रही होगी। पर यहां पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो अगर ये दूर से भी जा रहा होगा, मान लो इसका पाथ ऐसा होगा कुछ, इसका पाथ है बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब एग्जैक्टली ये सीधा जा रहा होगा ऐसे। मैं यहां से इस पेन से बनाता हूं, ये ऐसे जाना चाहिए हिसाब से। पर क्योंकि ये जो है नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ बुलाएगा। न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अपनी तरफ बुलाएगा। अपनी तरफ बुलाएगा तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा, अपने पाथ से डेविएट हो गया। यानी कि गाड़ी सीधी हाईवे पे जा रही थी, हाईवे पे जाते जाते गाड़ी ने टर्न ले लिया और वो ऐसे निकल गई। तो एक गाड़ी सीधी जा रही है, यहां से पहले तो गाड़ी सीधी निकल रही है। मान लो कोई व्हीकल है जो एकदम स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है और एक बीच में उसको कहीं सडनली टर्न लेना पड़ गया। तो जैसे ही वो अपने पाथ से डेविएट होगा, तो डेविएट होगा तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगा, है ना। तो यहां पर जब ये अपने पाथ से डेविएट होगा, तो पाथ से डेविएट होने पर इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी कि डी एक्सेलरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ पाथ, ड्यू टू डिफ्लेक्शन ऑफ पाथ there is a de-acceleration, there is a de-acceleration, there is a de-acceleration of electron, there is a de-acceleration of electron। और de-acceleration होने का सीधा सा मतलब है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम होने का मतलब है कि एनर्जी का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। एंड ड्यू टू दिस de-acceleration, and due to this de-acceleration, due to this de-acceleration, there is a loss of kinetic energy, there is a loss of kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस है वो रेडिएशंस के फॉर्म में बाहर निकलेगा। तो ये रेडिएशन के फॉर्म में जो लॉस है वो बाहर निकल रहा है, और जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल रहा है उसको हम नाम देंगे कंटिन्यूअस एक्सरे। and this loss in kinetic energy emits in the form of radiation, emits in the form of radiation, and this radiation is known as कंटिन्यूअस एक्सरे। इसको हम क्या नाम देते हैं? कंटिन्यूअस एक्सरे। तो इस एक्सरे को हम नाम देते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। क्लियर है यहां तक? यहां पर हमने जो एक्सरे का प्रोडक्शन किया, वो एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन के डी एक्सेलरेशन होने से, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड को स्लो डाउन करने से। तो किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड को ब्रेक लगाना, किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड को ब्रेक लगाना या उसकी स्पीड को स्लो डाउन करना, तो इस इफेक्ट को कहते हैं ब्रेम-स्ट्रालुंग ना। किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड को कम करना या उसकी स्पीड में ब्रेक लगाना, तो इस इफेक्ट को नाम देते हैं ब्रेम-स्ट्रालुंग। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कंटिन्यूअस एक्सरे का प्रोडक्शन किस वजह से होता है? तो कंटिन्यूअस एक्सरे का जो प्रोडक्शन है वो ब्रेम-स्ट्रालुंग इफेक्ट की वजह से होता है।
ब्रेम स्ट्रालुंग इफेक्ट का मतलब होता है टू ब्रेकिंग डाउन अ इलेक्ट्रॉन, टू ब्रेकिंग डाउन एन इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन की स्पीड को ब्रेक लगाना या कम करना, उस इफेक्ट को नाम देते हैं ब्रेम स्ट्रालुंग। कंटिन्यूअस एक्सरेज आर प्रोड्यूसेस ड्यू टू ब्रेम स्ट्रालुंग इफेक्ट। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं नोट लगा के। इफेक्ट टू स्लो डाउन द और टू स्लो डाउन और ब्रेकिंग द इलेक्ट्रॉन स्पीड, breaking the electron speed is known as Bremsstrahlung. Bremsstrahlung. So we can say that continuous X-rays are produces due to Bremsstrahlung effect. Continuous X-rays are produces due to Bremsstrahlung effect. क्लियर है यहां तक? अब हमें निकालनी मिनिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ये किसके लिए है? ये कंटिन्यूअस एक्सरे के लिए। मिनिमम वेवलेंथ फॉर्मूला है मिनिमम वेवलेंथ का, मिनिमम वेवलेंथ बोल सकते हैं और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। तो होगा क्या, जब कोई हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कॉलिजन करेगा, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट कॉलिजन करेगा और अपनी एनर्जी का लॉस करेगा, तो एक फोटोन प्रोड्यूस होगा, यानी कि एक्सरे का फोटोन जनरेट होगा, जिसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। when high speed electron loses whole of its energy in a single collision with the atom, एक्सरे फोटोन, एक मिनट रुकना भाई, एक्सरे फोटोन of maximum energy is produced, तो जो लॉस हो रहा है वो किसका हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी का। तो सारा का सारा लॉस हो गया, तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें? वो हो गया एनर्जी में कन्वर्ट। और ये एनर्जी की जो वैल्यू है उसको हमने लिखा एच न्यू से, तो इसको मैंने लिखा एच न्यू मैक्सिमम, क्योंकि न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्बडा, तो इसको आप लिख सकते हो एच सी अपॉन लैम्बडा। तो न्यू मैक्सिमम है तो लैम्बडा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा।
ठीक है, न्यू मिनिमम है तो लैम्डा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और v क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर ई वी का v का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। ये v जो है इसका मतलब है pd थ्रू विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। और ये वाले v का मतलब क्या है, ये वाले v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाले v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला का यूज करता हूं तो यहां से हमारे पास बनेगा लैम्बडा मिनिमम इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी लैम्बडा मिनिमम की hc अपॉन ईवी। और hc अपॉन वी ईवी, अगर मैं h और c की यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी 12375 EV आर्मस्ट्रॉन्ग, 12375। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी हटा दिया यहाँ से, तो ये आ गया किस में, वोल्टेज में V। ये वाला जो V होगा V इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो V है किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको यूज करना है जब आपसे कंटिन्यूअस एक्सरेज की मिनिमम वेवलेंथ की बात की जाएगी, तो ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? अब हम बात करेंगे कौन सी एक्सरे की, एक तो हमने बात कर ली कंटिन्यूअस एक्सरे, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे की, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। देखो भाई, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का मतलब है हमारे पास कोई एटम का स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर ऐसा बना लिया मैंने, एक, दो और ये तीन, ठीक है। ये K है, ये L है और ये M है, और ये इसके अंदर है न्यूक्लियस बैठा हुआ है यहाँ पर, ये न्यूक्लियस है। क्लियर? यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ये वाला, इसको ही भेजते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे। और ये इलेक्ट्रॉन गया जब किसी शेल से या मेटल की सरफेस से टकराता हुआ गया, इलेक्ट्रॉन गया मेटल की सरफेस से टच करता हुआ, ये इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ से ऐसे, इलेक्ट्रॉन निकला है मेटल की सरफेस को टच करता हुआ, मेटल की सरफेस को टच करता हुआ निकला है, तो ये इसको खुरच देगा, मतलब यहाँ पर पेनिट्रेशन करेगा, पेनिट्रेशन करेगा तो जो इसके नीचे के इलेक्ट्रॉन है तो उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जब ये ऊपर से उसको टच करता हुआ जाएगा, तो टच करता हुआ जाएगा तो उसका कुछ पार्ट अपने साथ बाहर ले जाएगा, मेटल सरफेस का, मेटल सरफेस का कुछ पार्ट अपने साथ बाहर ले जाएगा, तो मेटल की सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा, तो मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर निकल गया, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया तो यहां पे क्रिएट हो गई वैकेंसी, यहां पे क्रिएट हो गई वैकेंसी, यहां से बाहर निकला है तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई। और यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई तो वैकेंसी को फुल करने के लिए इसके ऊपर वाला शेल जो है, इसके ऊपर वाला शेल कौन सा, एल, तो एल शेल से एक इलेक्ट्रॉन टूटकर यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। और जब एक एल शेल से टूटकर एक इलेक्ट्रॉन के शेल में आएगा, यानी कि हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी शेल में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, हाई से लो में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो एक्सरे फोटोन के फॉर्म में होगी, और उस एक्सरे फोटोन को हम नाम देंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो यहाँ से अब जब ये हाई शेल से इसमें गया लो एनर्जी शेल में,
तो यहाँ पर एक्सरे फोटोन का एमिशन हुआ, एक्सरे फोटोन, और ये जो एक्सरे फोटोन है इसको हम नाम देंगे करैक्टरिस्टिक एक्सरे। करैक्टरिस्टिक एक्सरे। देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है, वापस बता रहा हूं, कई बार ऐसा होगा कि एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से टच करता हुआ जाएगा, मेटल सरफेस से जब वो टच करता हुआ जाएगा तो वो सरफेस से किसी इलेक्ट्रॉन्स को, किन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा तो उस जगह पर क्या क्रिएट हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो उस जगह पर जब वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी तो उस जगह वैकेंसी अगर क्रिएट हो गई तो उसको फिल करने के लिए उसके ऊपर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उस जगह को फिल करने की कोशिश करेंगे। तो उससे ऊपर वाली सरफेस मतलब हाई शेल, हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है। तो हाई एनर्जी शेल से लो एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहां से यहां हो रहा है तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो रिलीज हुई वो किसके फॉर्म में हुई, एक्स रेज के फॉर्म में हुई, एक्सरे फोटोन के रेज के फॉर्म में हुई। और जो ये वाली एक्सरेज हैं इनको हम नाम देंगे करैक्टरिस्टिक्स एक्सरे। ठीक है, ये वाली जो एक्सरेज हैं इनको हम नाम देंगे करैक्टरिस्टिक एक्सरेज। क्लियर है यहां तक? मैं कुछ यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस बना रहा हूँ, जो एनर्जी का रिलीज होगा यहाँ पर, एनर्जी का जो ट्रांजिशन हो रहा है वो उसको किसी लाइंस के फॉर्म में दिखाएंगे हम। तो वो लाइंस कौन कौन सी बनती है, वो सीरीज बनती है उन लाइंस की, कौन कौन सी बनती है वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी, पहले मैं बना देता हूँ। ए एल एम एन ओ, इसके लिए एन की वैल्यू 1, इसके लिए एन की वैल्यू 2, इसके लिए एन की वैल्यू 3, इसके लिए एन की वैल्यू 4 और इसके लिए एन की वैल्यू 5। एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यदि जो इलेक्ट्रॉन है वो एन से और के तक आया, एन से के, एम से के और एल से के, ये बना पहली सीरीज। ये इसको मैं बोलूंगा के अल्फा, इसको मैं बोलूंगा के बीटा और इसको मैं बोलूंगा के गामा। और ये जो सीरीज बनेगी, ये वाली सीरीज, इसको हम बोलेंगे के सीरीज, इसको हम बोलेंगे के सीरीज। इसी तरह से जब एल के लिए बनाते हैं तो एल के लिए जो बनेंगी, एल के लिए, एल के लिए बनेगी एन से, उसके जस्ट ऊपर से चालू होगी एक, फिर यहां तक 2 और फिर ये, तो ये होगी एल अल्फा, ये होगी एल अल्फा, एल बीटा और एल गामा। तो ये वाली जो सीरीज होगी ये होगी एल सीरीज, एल सीरीज। इसी तरह से इसके लिए बनाए अगर, अब ये एन पे चलना है ना तो यहां से चलेंगे, ये और ये और ये हो गया एम अल्फा और ये हो गया एम बीटा, तो इसको हम बोलेंगे एम सीरीज।
तो सीरीज बन गई यहाँ पर, है ना। जो एक्सरे है, एक्सरे का जो यहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है वो सीरीज के फॉर्म में हो रहा है। और ये जो ट्रांजिशन है, जैसे के अल्फा सीरीज का ट्रांजिशन देख रहे हो आप, ये कहाँ से कहाँ हो रहा है, एनर्जी 2 से कहाँ पर 1 पर। के बीटा सीरीज का जो ट्रांजिशन देख रहे हो वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है 3 से 1 पे। ये गामा सीरीज का ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है 4 से 1 में। तो आपको क्वेश्चन में ये नहीं आएगा कि 2 से 1 में ट्रांजिशन हुआ, आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाएगा कि के अल्फा के लिए। तो के अल्फा का मतलब है ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि n बराबर 2 है और एक बार n बराबर 1 है। अगर आपको बोला जाए के गामा, तो के गामा से आपको समझ जाना है कि n की वैल्यू 4 है और 1 है, यानी कि 4 से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। इनके लिए एनर्जी की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, जैसे मैंने लिखा के अल्फा लिखा, तो के अल्फा के लिए जो ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से होगा, n बराबर 2 से 1, L से लेके कहाँ तक होगा, n में, के में। L से के मतलब ये 2 से और कहाँ पर ट्रांजिशन हुआ, 1 में ट्रांजिशन हुआ। तो एनर्जी की जो ट्रांजिशन है वो कैसे लिखी जाएगी, EL माइनस ई के इक्वल्स टू एच न्यू, है ना। और ये कौन सी सीरीज के लिए है, ये के अल्फा के लिए, तो के अल्फा। अब उसके बाद अगर आपको निकालनी है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, एच सी अपॉन लेमड़ा लिख देते हैं इसको। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा वाला, ये वाला 1 2 3 7 5, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो यहां पर आप वैल्यू कैसे लिखोगे, लैम्बडा के लिए, तो लैम्बडा के अल्फा एच न्यू या एच सी अपॉन क्या वैल्यू लिखोगे, ई एल माइनस ई, इसको लिखोगे के। और अगर आपको इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में लिखना है, यानी कि 1 2 3 7 5 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो ये जो है वोल्टेज ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए, यानी कि ये जो है ई एल माइनस ई के, ये किसके अंदर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। इसी तरह से आप बाकी सीरीज का भी लिख सकते हैं। मान लो आपको पूछा जाए लैम्बडा बीटा की वैल्यू बताओ, लैम्बडा बीटा की या के बीटा की वैल्यू बताओ, तो के बीटा की अगर आपको पूछा जाए तो के बीटा के केस में क्या लिखोगे आप, अगर आपको पूछा जाए के बीटा, तो के बीटा में ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, एम से के। तो एन की वैल्यू कितनी है 3 और एन की वैल्यू कितनी है 1, तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हुआ, ई एम माइनस ई के इक्वल्स टू ये हो गया एच न्यू और के बीटा। तो लैम्बडा के बीटा, इसको आप क्या लिखोगे 1 2 3 7 5 आर्मस्ट्रॉन्ग, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एम माइनस ई के, और ये भी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर है यहां तक। क्लियर है यहां तक। नोट द वेवलेंथ ऑफ characteristic X-rays does not depend on accelerating voltage, but it depends on the atomic number of target material. ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करेगी, ये डिपेंड करेगी एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल पर। दूसरी चीज, यदि 3 वेवलेंथ आपको कंपेयर करने को बोली जाए, अगर आपको बोला जाए लैम्बडा के अल्फा दिया है, एक आपको दे दिया लैम्बडा एल अल्फा, और एक दे दिया आपको लैम्बडा एम अल्फा, आपसे बोला जाए इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी वो एम अल्फा की होगी, फिर उसके बाद एल अल्फा की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, के अल्फा की होगी। तो ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये वेवलेंथ का ऑर्डर है। तो जो फ्रिक्वेंसी है ऑब्वियस सी बात है इनकी क्या हो जाएगी, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो अगर फ्रिक्वेंसी निकालने की बात की जाए तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा, न्यू के अल्फा
वो ग्रेटर देन हो जाएगा न्यू एल अल्फा, और वो ग्रेटर देन हो जाएगा न्यू एम अल्फा। तो ये इनकी फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इनकी फ्रिक्वेंसी का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं मॉजलेज लॉ। मॉजलेज लॉ, मॉजलेज लॉ। मॉजलेज लॉ क्या था? एक डायग्राम बनाया उन्होंने, एक ग्राफ खींचा। ग्राफ किस किस के बीच में? वो ग्राफ बनाया गया जेड एटॉमिक नंबर और वी के बीच में, और ये ग्राफ कुछ ऐसे बना। कुछ इस तरह का ग्राफ बना। ये आया के लैम्बडा और ये आया के बीटा, इस तरह का कुछ ग्राफ आया। तो मोजले ने स्टडी किया करेक्टरिस्टिक एक्सरे के स्पेक्ट्रम को, है ना। मोजलेज जो लॉ है वो किसके लिए है? करेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए है। ठीक है, मोजलेज लॉ इज फॉर करेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो मोजले ने एक जो करेक्टरिस्टिक एक्सरे है उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, और नंबर ऑफ हैवी एलिमेंट के लिए, जो नंबर ऑफ हैवी एलिमेंट है यानी कि एटॉमिक नंबर, एंड कंक्लूड, और उसने कंक्लूड किया दैट स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर वेरी सिमिलर, एंड विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द स्पेक्ट्रम लाइन शिफ्ट टुवर्ड हायर फ्रिक्वेंसी। तो ये है फ्रिक्वेंसी, ये है न्यू, ये है फ्रिक्वेंसी, और ये है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। लॉ इज फॉर करेक्टरिस्टिक एक्सरे। लॉ इज फॉर करेक्टरिस्टिक एक्सरे। characteristic x-rays. According to this law, with increasing atomic number, with increasing atomic number, the spectra lines of elements shift toward the higher frequency. Spectra lines of elements shift toward the higher frequency. हाई फ्रिक्वेंसी की तरफ वो क्या करती है? शिफ्ट करती है। ये लाइन है जो वो वाई एक्सिस की तरफ बढ़ती हुई चली जाएंगी जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो ये जो है, जो लाइंस हैं, ये वाई एक्सिस की तरफ भागेंगी। तो उन्होंने एक रिलेशन दिया। वो रिलेशन क्या था? अंडर रूट न्यू इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी। अंडर रूट न्यू ए जेड माइनस बी, ये रिलेशन दिया। इस रिलेशन में न्यू जो है वो फ्रिक्वेंसी है एमिटेड लाइन की, Z है एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट, A है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और B जो है वो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। न्यू का मतलब है फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइन,
फ्रिक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइन। ए है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बी का मतलब है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, बी का मतलब है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है सीयूईटी पीजी में, है ना, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोजलेज लॉ, तो ये काफी बार पूछा गया है। बी जो है स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स है। वैल्यू क्या फिक्स है? बी की वैल्यू 1 है फॉर के सीरीज, फॉर के सीरीज, के सीरीज के लिए बी की वैल्यू 1। अगर एल सीरीज है तो बी की वैल्यू है 7.4 फॉर एल सीरीज, और अगर एम सीरीज है तो बी की वैल्यू है 19.2, ये है फॉर के एल एम। तो एम सीरीज के लिए बी की वैल्यू है 19.2, ये बी की वैल्यू हमेशा यहाँ क्या है? फिक्स है। जेड माइनस बी को हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जेड माइनस बी जो है इसको हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको हम कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है भाई यहां तक? some important points about Moseley's law, some important points about Moseley's law। पहला पॉइंट, ये जो मोजलेज लॉ है ये बोहर्स थ्योरी को सपोर्ट करता है। 9.2 नहीं है, 19.2 है। एम सीरीज के लिए 19.2 है, 19। मैं चेक कर लूंगा एक बार, और अगर आपको डाउट है तो, फिलहाल मैंने 19.2 लिखा है, और अगर आपको डाउट है तो मैं चेक कर लूंगा एक बार इसको। अभी मेरे पास 19.2 लिखा हुआ है, तो मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लूंगा। मोजलेज लॉ लॉ है बोहर्स थ्योरी को सपोर्ट करता है, ठीक है। इट सपोर्ट बोहर्स थ्योरी। ये जो लॉ है ये बोहर्स थ्योरी को क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करता है एटॉमिक नंबर ऑफ जेड। इट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। एक्सपेरिमेंटली ये एटॉमिक नंबर निकालता है किसी एलिमेंट का। पेरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना चाहिए, ना कि उनके एटॉमिक वेट के हिसाब से। इस बात को जो क्या बोलते हैं उसको, सत्यापित, इस बात का जो इस्टेब्लिश करता है ये मोजलेज लॉ करता है, ठीक है। इट इस्टेब्लिश द इंपॉर्टेंस इट इस्टेब्लिश द इंपॉर्टेंस established the importance to arrange the elements
in periodic table according to their atomic number, not by their atomic weight, फोर्थ पॉइंट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जो Cu है, एटॉमिक नंबर ऑफ Cu, Ag एंड Pt वर एस्टेब्लिश्ड टू बी 29, 47 एंड 78 रेस्पेक्टिवली। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। उसके बाद नहीं है, कुछ खास नहीं है। ए की जो वैल्यू है कांस्टेंट ए की जो वैल्यू है वो होती है, कांस्टेंट ए जो हमने लिखा था उसकी वैल्यू है 2.47 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज। ये कांस्टेंट ए की वैल्यू है 2.47 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज। और के अल्फा सीरीज के लिए ई के अल्फा, इस सीरीज के लिए एनर्जी की वैल्यू जो है वो 10.2 Z-1 स्क्वायर, और ये किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये के अल्फा सीरीज के लिए एनर्जी की वैल्यू है। और इन जनरल wavelength of all the k lines, are given by 1 upon lambda k r Z-1 स्क्वायर। 1 मैं यहां लिख देता हूं इसको, 1 अपॉन लैम्बडा के आर का मतलब है रेडबर्ग कांस्टेंट, 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, वेयर एन इज 234, while for k alpha line n is 234, but for k alpha line के लिए लैम्बडा के ए की जो वैल्यू है के अल्फा, इसकी वैल्यू होती है 1216 अपॉन Z-1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। तो ये मोजलेस लॉ से रिजल्ट निकलते हैं। मोजलेस लॉ से रिजल्ट क्या निकलते हैं कि ये बहुत थ्योरी को सपोर्ट करती है। दूसरा, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करती है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम को। तीसरा, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको अरेंज करना चाहिए एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, नॉट बाय देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था ए, उसकी वैल्यू होती है 2.47 इंटू 10 पावर 15 हर्ट्ज। के अल्फा सीरीज के लिए यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू मोजले लॉ से निकाली जाती है 10.2 Z-1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके अलावा इन जनरल के लाइंस के लिए जो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन लैम्बडा के आर Z-1 स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, जहाँ एन की वैल्यू 2, 3, 4 एंड सो ऑन। जबकि के अल्फा के लिए इसकी वैल्यू जो होती है, के अल्फा के लिए लैम्बडा के अल्फा इक्वल्स टू 1216 1216 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन Z-1। ये फिक्स वैल्यूज हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी। क्लियर है यहां तक? तो ये भाई कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरे के जो सीधे सीधे आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्या होता है, या मोजलेस लॉ कौन सी जो एक्सरे है उसको सपोर्ट करता है। तो मोजलेस लॉ जो लॉ है वो सपोर्ट करता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को। हार्ड एक्सरे का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट एक्सरे का मतलब क्या होता है, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसका रिवर्स इफेक्ट कौन होता है, या एक्सरे का जो रिवर्स इफेक्ट है वो कौन होता है।
फिर कंटिन्यूस एक्सरे के लिए उसकी वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ का फॉर्मूला पूछ लिया, और जो ब्रेम स्ट्रालुंग इफेक्ट है उसको क्या कहते हैं या उस क्या होता है। फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा मोजलेज लॉ में, तो मोजलेज लॉ क्या होता है, मोजलेज लॉ का स्टेटमेंट क्या है, और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, याद रखने वाली चीज़ है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब इसके बाद कल का जो लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे की डिस्कशन करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग लैटिस, रेसिप्रोकल लैटिस। तो कल हमने पढ़ा था डिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन और ब्रैग्स इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ब्रैग्स लॉ। एक्सरेज के बारे में हमने आज पढ़ लिया। अब हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर रेसिप्रोकल लैटिस। एसटीआर के वीडियो बने हुए हैं, उनको एडिट करके अपलोड करना है बस। तो एडिट करके मैं उनको संडे को अपलोड करूंगा। वीडियो तो बने हुए हैं, वो उनको अपलोड करना बाकी है, तो संडे को अपलोड करेंगे। चलो भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।